हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 11th अकाउंट्स में थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फाइनल एग्जाम में, मिड टर्म में, हर जगह ये चैप्टर आता ही है। कितने नंबर का आएगा? 3 to 5 मार्क्स का ये चैप्टर फाइनल एग्जाम में भी आएगा। तो जो बच्चे दिक्कत आ रही है कि सर पास नहीं हो पा रहे या क्या प्रॉब्लम्स है, तो उसके लिए थ्योरी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या है इस चैप्टर के अंदर? तो ये आपका चैप्टर है प्रिंसिपल्स का। प्रिंसिपल्स बेसिकली कोई भी अकाउंटिंग कम करने जा रहे हैं तो उस अकाउंटिंग करने के लिए कौन से रूल्स फॉलो होते हैं, यहां वो रूल्स लिखे गए हैं। बिना रूल्स के हम अकाउंटिंग नहीं कर सकते। तो ये वो चैप्टर है जिसमें हमें सीखना पड़ेगा किस टाइप के हमारे अकाउंटिंग के रूल्स हैं। उसके लिए हम सबसे पहले थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर में क्या क्या चीजें आने वाली है, तो यहां से देख सकते हैं। मीनिंग एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, की अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते क्या है। तो मैंने आपको क्लियर बोला है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बेसिकली क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसके बेसिस पर हम अकाउंटिंग सीखने वाले हैं। तो आप देख सकते हो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द रूल्स अडॉप्टेड बाय अकाउंटेंट यूनिवर्सली। मतलब बेसिकली हर चीज को सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करने के लिए हमें ये प्रिंसिपल्स लर्न करने पड़ेंगे। ये कहना चाहता है कि ये है मीनिंग हमारा अकाउंटिंग का। फिर अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास एजम्पशंस हैं, एंड देन अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो हमें सबसे पहले क्या लर्न करना पड़ेगा कि अकाउंटिंग जो हम करने जा रहे हैं उसके क्या क्या फीचर्स हैं, अकाउंटिंग बनाने के क्या फायदे हैं, इस प्रिंसिपल्स के क्या बेनिफिट्स हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर मैन मेड, नॉर्मल सी बात है, इंसान ने बनाए हैं सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, तो बताए गए हैं, मैन मेड है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड एंड देयरफॉर दे आर बेस्ट पॉसिबल सजेशन बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल को मेंटेन किए गए हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल, की फ्यूचर में कोई चेंजेस करने हो तो ये चेंजेस कर सकता है आराम से अकाउंटिंग हमारे लिए। नेक्स्ट हमारा फीचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल की हम बात करें तो और क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल जर्नली एक्सेप्टेड है, हर जगह इजीली एक्सेप्ट किया जा सकता है, रिलेवेंस इंफॉर्मेशन मिलता है, प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं अकाउंटिंग के बारे में। फिर आते हैं फाइनली अकाउंटिंग के 3 फंडामेंटल एजम्पशन जिसको फॉलो करना चाहिए। एजम्पशन का मतलब होता है ऐसा करना चाहिए। ये 3 हमारी फंडामेंटल एजम्पशन है। कभी भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये 3 एजम्पशन को फोकस करके बिजनेस को किया जाता है। क्या है सर ये 3 एजम्पशन? फर्स्ट, गोइंग कंसर्न एजम्पशन। सर ये क्या होता है? गोइंग कंसर्न एजम्पशन का मतलब है कि अगर हम कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो एजम्पशन लेते हैं कि उसे कंटिन्यूस ईयर बाय ईयर चलाएंगे। ऐसा कभी कोई कंपनी नहीं करती कि मैं आज स्टार्ट करूं और कल बंद कर दूं। एक और चीज, ये सारे प्रिंसिपल्स एंड एजम्पशंस फॉलो किए जाते हैं ज्यादातर कंपनीज में। सोल प्रोप्राइटर और उनमें थोड़ा चांस कम होता है, बट फिर भी हमें हर जगह एप्लीकेबल करने पड़ते हैं। तो गोइंग कंसर्न एजम्पशन क्या बोला मैंने आपको कि ये आपके ऑनर की लाइफ पर डिपेंड नहीं है। ये हमारा बिजनेस जब भी स्टार्ट होगा तो कंटिन्यूस ईयर बाय ईयर चलती रहेगी। अब इसके लिए हमें जस्ट फॉर एग्जांपल कि बहुत सारे मार्केट में ब्रांड्स हैं जो कंटिन्यूस चलते रहते हैं लेकिन ऑनर बदलते रहते हैं। आप नोटिस करो तो ऑनर की लाइफ कई बार लिमिटेड है, लिमिटेड ही होती है, जल्दी उसकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन हमारे बिजनेस को यह बोला जाता है कि आपने अगर स्टार्ट किया तो उसे कंटिन्यूस चलाते रहेंगे, फ्यूचर तक चलाते रहेंगे। ऐसी एजम्पशन लेकर काम किया जाता है। तो यही लिखा हुआ है अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू बेसिकली क्या हमारा कि अ बिजनेस शेल कंटिन्यू फॉर अ foreseeable period to their no intention to close down the business or scale down its operations। बेसिकली वो कहना चाह रहा है कि हम बिजनेस को अगर चलाते हैं तो उसको कंटिन्यूस ईयर बाय ईयर चलाते रहेंगे। ये नहीं कि आज चलाया और कल बंद कर दिया, ये सोचकर कभी बिजनेस को नहीं चलाया जाता। ये हमारा गोइंग कंसर्न एजम्पशन है, याद रखना। ऑनर की लाइफ पे डिपेंड नहीं है। ये पहला पॉइंट है, सामने लिखा हुआ है, इससे बाहर आपको टॉपिक नहीं मिलने वाला। पेपर में क्या पूछेंगे? तीनों एजम्पशंस लर्न करनी पड़ेगी आपको। आइडेंटिफाई करने को भी लिखा आ सकता है, तो वो भी आपको लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट है गोइंग कंसर्न एजम्पशन के बाद सेकंड एजम्पशन है कंसिस्टेंसी एजम्पशन। सर कंसिस्टेंसी क्या होता है? इस कंसिस्टेंसी का मतलब होता है रेगुलर बेसिस पे काम करना, एक मेथड को ऑप्ट करना और उसी मेथड को कंटिन्यूस फॉलो करना। इसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी।
अब सर कंसिस्टेंसी, जैसे मैं आपको बोलता हूं कि यार रोज 1 घंटा पढ़ना है, अगर आप रोज 1 घंटा एक ही मेथड को ऑप्ट करके पढ़ते रहोगे तो जी नॉर्मल सी बात है, अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। लेकिन अगर आप हर घंटे चेंजेस करते रहोगे, अलग अलग मेथड यूज करोगे, अलग अलग तरीके से पढ़ने बैठ जाओगे, तो नेचुरल सी बात है अच्छा परफॉर्मेंस निकल कर नहीं आएगा। तो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? कंसिस्ट रहना, जो भी मेथड ऑप्ट किया उसे कंटिन्यूस फॉलो करना। जिसका एक बेस्ट एग्जांपल आपको एग्जाम में देना है कि हम डेप्रिसिएशन 2 मेथड से लगाते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अगर हमने स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो किया तो उसे कंटिन्यूस स्ट्रेट लाइन ही फॉलो करना है, ईयर बाय ईयर बाय ईयर। और अगर आपने रिटन डाउन फॉलो किया तो उसे ही बार बार आपको ऑप्ट करना है, चेंजेस नहीं करने। चेंजेस करोगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। क्या सर चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन एक इंफॉर्मेशन प्रॉपर देना पड़ेगा और रेट्रोस्पेक्टिव से चेंज करना पड़ता है। किया जा सकता है लेकिन करना नहीं चाहिए, ऐसा माना जाता है। तो देखो लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस assumption, accounting practices once selected and adopted should be applied consistently year after year. For example, वही जो मैंने आपको दिया है, straight line method and written down value method are methods charging depreciation. Both them are equally acceptable. तो जो भी आप ऑप्ट करोगे उसको कंटिन्यूस फॉलो करते रहना पड़ेगा, आपको चेंजेस नहीं करना चाहिए। ये हमारा कंसिस्टेंसी में लिखा गया है। तो ये सेकंड हमारा फंडामेंटल एजम्पशन हो गया। सर थर्ड पर आ जाओ। थर्ड है हमारा एक्रूअल एजम्पशन। एक्रूअल एजम्पशन कहता है कैश और क्रेडिट बोथ ट्रांजैक्शन को बुक्स में नोट करना। इसे हम एक्रूअल एजम्पशन बोलते हैं। कैश ट्रांजैक्शन को भी नोट करना, उधार पे भी रिकॉर्ड करना, क्योंकि बिजनेस को सरवाइव करना है तो रियल लाइफ में एक्रूअल एजम्पशन को फॉलो करना चाहिए। हर बिजनेस उधार पे और कैश में दोनों डील करते हैं। लेकिन क्या सर, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या सर क्या हम कैश बेसिस पे भी काम कर सकते हैं? क्या कर सकते हो, लेकिन उससे आपका बिजनेस ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएगा, क्योंकि रियल लाइफ में आपको उधार और कैश दोनों में काम करना पड़ता है। ये आपका कौन सा है जी? एक्रूअल एजम्पशन। एक्रूअल कॉन्सेप्ट अप्लाई इक्वली टू द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। एक्सपेंस रेवेन्यू दोनों के लिए सेम होता है, ध्यान रखना, अलग अलग नहीं है, दोनों के लिए सेम ही आपको डील करना है कंसिस्ट इसमें आपके एक्रूअल में। एग्जांपल लिखा है, व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस द रेवेन्यू इज रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल्स। अगर आप उधार पर सेल कर रहे हो तो उसे सेल मान लो इमीडिएटली। ये एक्रूअल एजम्पशन कहता है। अगर आप रेंट ड्यू फॉर पेमेंट है तो उसे रिकॉर्ड कर लो। ये हमारा एक्रूअल एजम्पशन कहता है। वही चीज आपके बारे में लिखी हुई है। एक्सपेंसेस जो रिकॉर्ड करनी है वो करंट ईयर की रिकॉर्ड करनी है, सारी चीजें। ये था हमारे तीनों के तीनों एजम्पशन। पहला गोइंग कंसर्न, सामने लिखा हुआ है, आप लर्न कर सकते हो, गोइंग कंसर्न। सेकंड मैंने आपको बोला कंसिस्टेंसी, एंड थर्ड मैंने आपको बात की किस चीज के बारे में? एक्रूअल एजम्पशन। ये एजम्पशन है जिनको फॉलो करना चाहिए, नहीं हुआ तो भी आप बिजनेस चला सकते हो, बट बोला जाता है कि करना चाहिए। ये तो थी हमारी फंडामेंटल एजम्पशन। अब आते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं सर? प्रिंसिपल्स का मतलब मैंने आपको बोल दिया रूल्स। भाई फॉलो नहीं करोगे तो क्लास से बाहर कर दूंगा। रूल्स का मतलब क्या है? जो बोला गया वो होगा, नहीं करोगे तो काम नहीं होगा। ये रूल्स हैं, फंडामेंटल नहीं है। वो एजम्पशंस थी, हो जाए तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक। जैसे मैंने बोला आपको डेली 1 घंटा पढ़ना है। अब मैंने आपको बोला, कुछ बच्चे मान जाते हैं, कुछ बच्चे नहीं मानते हैं, वो एजम्पशन थी। लेकिन रूल्स क्या है? मैंने आपको बोला होमवर्क करके आना है तो करके आना है, नहीं करके आओगे तो जी पिटाई होनी है, आपको पता है। तो ये हमारा प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करना बड़ा ही कंपलसरी होता है। नहीं किया तो बिजनेस चला ही नहीं सकते, आप अकाउंटिंग कर ही नहीं सकते। तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स है? पहला, बिजनेस और ऑनर अलग अलग होते हैं। बिजनेस की एंटिटी और ऑनर की एंटिटी अलग है। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो कि एप्पल कंपनी का जो फोन है वो एप्पल कंपनी का है, इसका ऑनर अलग है। तो ऑनर अलग और एप्पल कंपनी अलग। अगर मेरे फोन में कोई खराबी होगी तो मैं एप्पल के सर्विस सेंटर में जाऊंगा, सीधा इसके ऑनर के पास नहीं जाऊंगा, ला भाई मेरा फोन ठीक करके दे दे। जैसे मैं
एग्जाम्पल कि मैं जियो की सिम यूज करता हूं, कि अगर जियो की सिम में कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं अंबानी को कॉल करके नहीं बोलूंगा ठीक करके दे, मैं जियो के सर्विस सेंटर में जाऊंगा। तो मतलब क्या हुआ कि ऑनर और बिजनेस क्या है, दो सेपरेट एंटिटी है। एंटिटी मतलब दोनों की अपनी अलग अलग पहचान है, और आप काम जो करते हो वो ऑलवेज करते हो फॉर द बिजनेस के लिए। हम बिजनेस के अकाउंटेंट हैं, बिजनेस के लिए अकाउंटिंग करेंगे। ये अकाउंट्स का पहला फंडामेंटल हमारा प्रिंसिपल है। इसके बिना रियल लाइफ में बिजनेस नहीं कर सकते। मेरे पास जितने स्टाफ काम करते हैं वो नीरज झा क्लासेस में काम करते हैं। नीरज झा एक अलग आइडेंटिटी है और नीरज झा क्लासेस मेरा एक बिजनेस है। ये दोनों अलग है, मेरी पर्सनल चीजें अलग है, ऑफिशियल चीजें अलग है। तो ऐसे ही हर बिजनेस में दो अलग अलग बातें, और आप ऑलवेज फॉर द बिजनेस के लिए काम करोगे। तो लिखा है इट इज ऑल्सो नोन एज सेपरेट एंटिटी एंड अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल। एन एंटिटी हैज सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स ऑनर। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ऑनर और बिजनेस अलग अलग है, वही आपको इसके अंदर बताना है। ये था पहला प्रिंसिपल। इसको फॉलो नहीं किया तो बिजनेस कर ही नहीं सकते जी, ये रूल है, फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट सर कौन सा है हमारा? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। जी किसी भी ट्रांजैक्शन को अकाउंट्स में तभी नोट करते हैं जब पैसों की बात होगी। पैसों की बात होगी तो रिकॉर्ड होगा, पैसों की बात नहीं होगी तो रिकॉर्ड नहीं होगा। जहां जहां पैसों की इन्वॉल्वमेंट होगी वहीं पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड होती है। जहां पैसा नहीं वहां कॉमर्स स्टूडेंट नहीं। सीधी सीधी बात करूं तो जहां पैसा होगा वही कॉमर्स स्टूडेंट का काम है। पैसे के बिना कॉमर्स स्टूडेंट, कॉमर्स लाइफ बिल्कुल जीरो है। तो हम किसी भी ट्रांजेक्शन को तभी रिकॉर्ड कर सकते हैं जब वो मॉनेटरी वैल्यू में होगी। जस्ट फॉर एग्जांपल, मेरे दो एम्प्लॉय आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं, मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि पैसों की बात नहीं हो रही जी, हमारा कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर कोई मैंने फोन खरीदा तो पैसा जाएगा, रिकॉर्ड होगा, बिजनेस के लिए खरीदा है। या मैं कुछ असाइनमेंट्स परचेस करूंगा तो मॉनेटरी वैल्यू है, जरूर रिकॉर्ड होगा। मैं अपनी एग्जाम्पल, मैंने कोई बुक परचेस की तो मैं जरूर रिकॉर्ड करूंगा। तो मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि हम तभी रिकॉर्ड करेंगे जब वो मॉनेटरी की बात होगी। पैसा नहीं होगा तो इन्वॉल्व नहीं होगा। चाय परचेस करूंगा, कुछ भी हम खरीदेंगे तो ही रिकॉर्ड होगा। ये हमारा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल है। अगर हमारे एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चले जाएं, लड़ने बैठ जाएं, कम्युनिकेशन खराब है, गुड्स खराब है, या जहां पैसों की बात नहीं हो रही वो रिकॉर्ड नहीं होता अकाउंटिंग में। वही लिखा है अकाउंटिंग ऑफ दिस प्रिंसिपल ओनली दोज ट्रांजेक्शन दैट मेजर इन मनी। पैसों में अगर हम कर सकते हैं तो वो नोट होगा, अगर नहीं कर सकते तो रिकॉर्ड नहीं होगा। वही लिखा है। अब जैसे लिखा है नॉन, कौन कौन से नॉन है जी मॉनेटरी इवेंट्स? एम्प्लॉय की डेथ हो जाए, मैनेजर स्ट्राइक या चले जाए, या फिर कोई काम ना हो पाए तो वो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? मैंने एग्जांपल दे दिया, जहां पैसे में मेजरमेंट हो सकती है। अब इसकी दो लिमिटेशंस हैं। अगर हम मेजर नहीं कर पाएंगे तो अपनी क्वालिटी क्वांटिटी पे काम नहीं कर पाएंगे। मैं कितना अच्छा पढ़ा रहा हूं ये मेजर नहीं कर सकते। लोग बात कर रहे हैं, जब तक पैसों में बात नहीं होगी तो रिकॉर्ड नहीं होगा। तो ये क्वालिटी क्वांटिटी को इग्नोर करता है। और सेकंड, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस। ये मार्केट में प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर कर देता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैंने फोन खरीदा था 50,000 रुपए का, मैं रिकॉर्ड वही करता आ रहा हूं बेमतलब का, जबकि मार्केट प्राइस का कम हो चुका है। तो मनी मेजरमेंट हम ज्यादातर इसमें हम, ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है इस प्रिंसिपल का। तो सेकंड प्रिंसिपल हो गया हमारा। थर्ड बात करते हैं अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। हमारे बिजनेस की लाइफ, मैंने आपको बताया, अनलिमिटेड है। लाइफ टाइम तक हमारा बिजनेस कॉन्टिन्यूस चलता रहता है। लेकिन नेचुरल सी बात है, हमें अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस तो निकालना ही पड़ेगा। सर वो कैसे निकालते हैं? तो प्रॉफिट एंड लॉस हम अकाउंटिंग ईयर 2 हैं, वैसे अब एक ही मोस्टली हम कवर करते हैं। फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में स्टार्ट होगा, मार्च में होगा। तो हमने अनलिमिटेड लाइफ पीरियड को नंबर ऑफ ईयर्स में डिवाइड कर दिया ताकि हम अपने बिजनेस का कैलकुलेट कर पाए प्रॉफिट और लॉस। वही ये कहना चाह रहा है। According to this principle, the whole identified life on enterprises is divided into parts known as accounting period. Accounting period is defined as interval of the time at the end of each profit and loss account and balance sheet. मतलब हर ईयर के एंड में आप प्रॉफिट और लॉस निकालते हो, वो ये बताना चाह रहे हैं। 2 अकाउंटिंग ईयर होते हैं हमारे पास, अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल ईयर, और दूसरा है जनवरी टू दिसंबर कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर रियल लाइफ में अब कम फॉलो होता है, अकाउंटिंग ईयर हमारा ज्यादा फॉलो होता है। यह है हमारा थर्ड प्रिंसिपल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है।
नेक्स्ट बात करते हैं सर अगला कौन सा है, तो अगला है हमारा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर कहता है कि सर आपको बिजनेस की हर चीज डिस्क्लोज करनी चाहिए। प्रॉफिट्स कमा रहे हो तो भी नोट करो, लॉस कमा रहे हो तो भी नोट करो। लेकिन अगर मैं रियल लाइफ में बात करूं तो कभी कभार कुछ चीजें छुपाई जाती हैं जो कि गलत है। इसलिए बोला जाता है कि फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या है, हर चीज को प्रॉपरली डिस्क्लोज करो। अगर आप प्रॉफिट्स कमा रहे हो तो भी नोट करो, लॉस हो रहा है तो भी नोट करो, या आपकी कंपनी के ऊपर कोई केस चल रहा हो और आप अभी जीत भी सकते हो और हार भी सकते हो, उसे हम बोलते हैं कंटीजेंट, अनसर्टेन डिसीजन है, उसे भी बोला जाता है अकाउंटिंग में कि फुट नोट में नोट करो, ताकि अगर कल को आप बिजनेस बेचने वाले हो तो सामने वाले को पता रहे कि इस कंपनी के ऊपर कोई केसेस चल रहे हैं। ये नहीं आप बेच बाच कर भाग गए, वो गड़बड़ है। यही हमारा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है कि जी हर चीज को सिग्निफिकेंट प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करना चाहिए। तो लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अपार्ट फ्रॉम लीगल रिक्वायरमेंट्स all significant and material information relating to the economy affairs of the entity should be completely disclosed in the financial statement and वो बता रहा है कि आपको हर चीज प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो आपको लाइनें लिखकर आनी पड़ेगी अपने एग्जाम में। मैंने बता दिया एग्जाम्पल के लिए कुछ कंटीजेंट लायबिलिटीज हैं, पेंडिंग पड़ा है आपका कोर्ट में केस, तो आपको रिकॉर्ड करना चाहिए। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कम ज्यादा हो रही है, इन्वेंट्रीज का प्राइस थोड़ा चेंजेस होता जा रहा है, तो एक रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो जो होने वाला है उसे हम कंटीजेंट बोलते हैं, रिकॉर्ड करके रखना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं अगला मटेरियलिटी इंफॉर्मेशन। सर ये क्या, ये कौन सा प्रिंसिपल आ गया? तो ये कहता है कि हर उस इवेंट को रिकॉर्ड करना चाहिए जो आपके इन बिजनेस के लिए मटेरियल इंपैक्ट है। मटेरियल इंपैक्ट का मतलब क्या होता है कि जो आपके बिजनेस को इंपैक्ट कर सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल दो दोस्त हैं, एक का बिजनेस 10 लाख रुपए का जस्ट है और एक का बिजनेस है 10 करोड़ का। 10 लाख वाले ने 2 लाख रुपए के फर्नीचर खरीद लिए और 10 करोड़ वाले ने भी 2 लाख रुपए के फर्नीचर खरीद लिए। तो कंपनी जो पहला दोस्त है वो 10 लाख रुपए में से 2 लाख फर्नीचर खरीद रहा है, तो ये मटेरियल इंपैक्ट इंफॉर्मेशन है जो रिकॉर्ड करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इन्वेस्टर देखेगा यार आप 20% पैसा कहां लगा रहे हो, लेकिन 10 करोड़ वाला अगर 2 लाख रुपए के फर्नीचर खरीद भी रहा है तो क्या फर्क पड़ रहा है। जैसे जस्ट एग्जांपल, मैं अपने चाय के ऊपर खर्चा करता रहता हूं, तो ये मेरे बिजनेस के लिए कोई खास एक्सपेंस नहीं है, तो ये मैं अगर इग्नोर भी कर दूं तो रिकॉर्ड नहीं होगा। लेकिन अगर मैं अपने सेंटर के लिए कोई और बड़े अमाउंट का कोई खर्चा करूं तो मुझे वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जैसे मैंने टीवी पैनल परचेस किया, कैमरा परचेस किया, तो ये जरूर रिकॉर्ड करना चाहिए। बड़ा अमाउंट है, छोटे अमाउंट अगर इग्नोर हो गए तो इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। वही ये कहना चाह रहे हैं, डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट इज कंपल्सरी बट इट डज नॉट इंप्लाई दैट इवन दोज फिगर व्हिच आर इररिलेवेंट टू बी इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो ये कहना चाहता है छोटे मोटी चीजों को जस्ट आप कर भी दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। जिसका एक एग्जाम्पल भी क्लियर लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल एन आइटम ऑफ एक्सपेंस 50,000 रुपीज इज इमटेरियल फॉर एन एंटरप्राइज हैविंग टर्नओवर 100 करोड़। 100 करोड़ वाले बिजनेस के लिए 50,000 रुपए जस्ट छोटा अमाउंट है, खर्च कर भी देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इमटेरियल इंपैक्ट है। लेकिन अगर वही 1 लाख रुपए का जिसका बिजनेस है वो 50,000 का खर्चा कर रहा है तो उसके लिए वो मटेरियल इंपैक्ट है, वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये है इंपॉर्टेंट मटेरियलिटी प्रिंसिपल एंड मैं इसे इंपॉर्टेंट मानता हूं क्योंकि कई बार इसमें से क्वेश्चन आता है आपके फाइनल एग्जाम में। थोड़ा मुश्किल माना जाता है तो आपको याद रखना पड़ेगा। सामने आपके लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो, लर्न कर लेना, सेम टू सेम लाइनें आपको लिखनी पड़ सकती हैं, याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है जी प्रूडेंस प्रिंसिपल, बड़ा अच्छा फेवरेट है एंड फ्यूचर में भी बार बार काम आता है। प्रूडेंस प्रिंसिपल का मतलब होता है फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को पहले से एंटिसिपेट कर लो, बट फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स को जस्ट इग्नोर करो। जस्ट एग्जाम्पल, मेरे पास कम से कम 250-300 बच्चा, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अगर इतना हो और मुझे पता है कि उसमें से 4-5 बच्चे फीस नहीं देने वाले और मुझे किसी ने आके इन्फॉर्मेशन दे दी शायद सर ये पैसा नहीं देगा, तो मैं इमीडिएटली मैं उसे रिकॉर्ड करूंगा कि शायद डूब जाए, डूबा नहीं है, शायद डूब जाए। उसे हम बोलते हैं प्रोविजंस क्रिएट करना। प्रोविजन का मतलब होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आपको डर था इसलिए आपने पहले प्रॉफिट्स अलग कर लिए। अब वहीं पर एक आपका स्टूडेंट आता है, वो कहता है सर आपके पास ना 10 और नए बच्चे आने वाले हैं, प्रॉमिस करता हूं कल आ जाएंगे। मैं मन में कैलकुलेशन करने बैठ गया, यार 10 बच्चे आएंगे, इतनी फीस, चलो जी कुछ तो खर्चा निकल जाएगा मेरा, और मैं वो पहले से डिसाइड कर चुका हूं कि यार इतना प्रॉफिट आने वाला है, लेकिन एक्चुअल में वो आया नहीं है। तो फ्यूचर में जो प्रॉफिट आने वाला है वो नोट नहीं होगा, लेकिन फ्यूचर में कोई एक्सपेंस दिखता हुआ नजर आ रहा है वो जरूर नोट होगा। ये हमारा प्रूडेंस प्रिंसिपल है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल प्रॉफिट इज anticipation should not be recorded but loss is anticipation should
इमीडिएटली टू बी रिकॉर्डेड। वही ये कहना चाह रहा है कि इमीडिएटली लॉस होने वाला है तो उसे नोट कर लो। जस्ट फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल पेपर में जरूर ध्यान रखना है कि अगर आपके स्टॉक की वैल्यूएशन कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, दो प्राइस होती है, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। कॉस्ट प्राइस है 50,000, मार्केट वैल्यू है जी सर 20,000 रुपए, तो आपको पहले ही अपना लॉस मान लेना है कि यार डूबेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, मेरा फोन है 10,000 रुपए का, मुझे लगता है नहीं यार तो 5 का ही मार्केट में चल रहा है, तो मैं पहले ही अपना लॉस मान के चल लूंगा। बिक जाएगा ज्यादा में तो बहुत अच्छी बात है, बट प्रॉफिट नहीं मान सकता मैं उससे पहले से, तो लॉस हम पहले मान लेंगे। जिसका एक और एग्जांपल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो आप पहले से ही इन प्रोविजंस को नोट कर लोगे फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए, पहले से एंटिसिपेट करना, प्रॉफिट्स के लिए नहीं करना। यह आपका टॉपिक है प्रूडेंस प्रिंसिपल, जिसका दूसरा नाम भी आपके सामने लिखा हुआ है। बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है एग्जाम के लिए और आगे फ्यूचर के लिए भी, अकाउंटिंग की लाइन के लिए। नेक्स्ट है सर कॉस्ट कंसेप्ट है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या है? कॉस्ट कंसेप्ट होता है कि कोई भी एसेट खरीदना, उस पर जितना खर्चा आ रहा है उसको उसी प्राइस पर नोट करना, बार बार चेंजेस ना करना। अगर मैंने कोई फोन 80,000 का खरीदा है तो मैं उसे 80 ही नोट करूंगा, ये मेरा कॉस्ट वैल्यू है। कोई मैंने बिल्डिंग खरीदी 10 लाख रुपए की तो मैं 10 लाख ही नोट करूंगा, चाहे फ्यूचर में उसका प्राइस कितना भी बढ़ता चला जाए। ये देखा जाए तो रियल लाइफ में थोड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है, बट हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल है, अभी तक यही चलता आ रहा है। तो वही लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। जिस प्राइस पे आप नोट कर रहे हो इट्स ओरिजिनल प्राइस पे ही रिकॉर्ड होगा जितने में आपने खरीदा है। वो यही कहना चाह रहा है, ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑफ मेकिंग द एसेट्स रेडी टू यूज द कॉस्ट बिकम द बेसिस ऑफ ऑल। कह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आपने कोई बिल्डिंग खरीदी 10 लाख रुपए की, इमीडिएटली काफी खर्चा कराया तो उससे बिल्डिंग का प्राइस बढ़ेगा। कोई मशीनरी खरीदी, उस पर इंस्टॉलेशन खर्चा किया, उसे मशीनरी के प्राइस में ऐड करना पड़ेगा। ये हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल कहता है। एग्जांपल भी है, मशीनरी परचेज्ड फॉर 1.5 लाख रुपए इन कैश एंड 20,000 स्पेंड ऑन इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। तो अब मशीन का प्राइस 1,70,000 रुपए का कॉस्ट प्राइस नोट होगा। ये बताना चाह रहा है। और फ्यूचर में अगर मार्केट प्राइस का 2 लाख रुपए होगा तो नोट नहीं होगा जी, जितने पैसे आपने खर्च किए वो नोट होगा। ये हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और आपके सामने है। काफी सारे प्रिंसिपल्स हमने अभी तक पढ़ लिए हैं, इंपॉर्टेंट है, देखते रहो आप। और इसी तरीके से और भी चैप्टर्स हम कवर करते रहेंगे जो जो आपको चाहिए। नेक्स्ट की बात करते हैं कि सर नेक्स्ट कौन सा प्रिंसिपल है। तो नेक्स्ट हमारा हिस्टोरिकल के बाद नेक्स्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि अपने ईयर का जितना रिवेन्यू उतने एक्सपेंसेस नोट होने चाहिए। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैंने 10,000 गुड्स बनाए, 10,000 क्वांटिटी में गुड्स बनाए और मैं इस साल 7,000 क्वांटिटी के ही गुड्स बेच पाया, तो मैं जितने गुड्स बेच पाया मैं उसी की कॉस्ट माइनस करूंगा जिससे मेरे बिजनेस का एक्यूरेट प्रॉफिट लॉस निकल कर आए। जैसे एग्जांपल कि मैंने अगर 10,000 आईफोन बनाए और मेरे इस साल सिर्फ 7,000 आईफोन बिके, तो मैं 7,000 रुपए की सेल में से 7,000 रुपए का जितना खर्चा आया उसको ही माइनस करके अपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड करूंगा। मैं जो 3,000 एक्स्ट्रा बन गए हैं वो खराब थोड़ी ना हो गए भाई, वो नेक्स्ट ईयर बिकेंगे तो उन्हें नेक्स्ट ईयर के लिए साइड कर देंगे। तो एक्चुअल कॉस्टिंग उतने के लिए ही होगी जितना आप फिलहाल बेच पा रहे हो। वही ये प्रिंसिपल कहता है कि आप वही रिकॉर्ड करो जो आपके करंट ईयर का है, आपके बिजनेस का है। तो देखो लिखा है, इट इज बेस्ड, बेसिकली वो क्या कह रहा है, लैंग्वेज पढ़ लेते हैं आपके सामने। कह रहा है, इट इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू बी डिटरमाइन प्रॉफिट पीरियोडिकली। हर साल हम प्रॉफिट निकालते हैं और करेक्ट प्रॉफिट अर्न करने के लिए ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड कैन बी मेजर्ड ओनली व्हेन द रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द ईयर मैच्ड विद एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू द रेवेन्यू। कह रहा है जितना खर्चा आपने किया उसी के लिए आपको माइनस करना है। ये हमारा वो प्रिंसिपल कह रहा है। समझ आ गया जी? मतलब कहने का मतलब जो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है वो भी नोट होंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस ध्यान देना पड़ेगा कि क्या है, नेक्स्ट ईयर का है तो यहां से हटा दिया जाएगा, आउटस्टैंडिंग है तो ऐड कर दिया जाएगा। ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट मैचिंग कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पर आप अपने बिजनेस का करेक्ट प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर पाते हो। तो ये देख सकते हो आप, एक और इंपॉर्टेंट आपने पढ़ा मैचिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट सर क्या है,
रेवेन्यू रिकग्नाइज कॉन्सेप्ट। सर ये क्या होता है? सेम हमने एक्चुअल एजम्पशन पढ़ा था, वहां किसके बारे में था? रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दोनों के बारे में। बट रेवेन्यू रिकग्नाइज कहता है कि जैसे ही कोई रेवेन्यू अर्न कर ली जाए उसे नोट कर लो। जैसे एग्जांपल 10 बच्चों को मैं 10 दिन से पढ़ा रहा हूं, तो मैंने रेवेन्यू अर्न कर लिया है, मैं नोट कर लूंगा। अगर मैंने गुड्स आज बेच दिए, चाहे पैसा 1 महीने के बाद मिले, बट रिकॉर्ड में आज करूंगा। तो ये रेवेन्यू क्या कहता है? कोई भी चीज अर्न कर ली उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कोई भी हम रेवेन्यू अर्न कर ली उसे इमीडिएटली नोट करना पड़ेगा। ये हमारा रेवेन्यू रिकग्नाइज प्रिंसिपल है। इट इज ऑल्सो नोन एज रियलाइजेशन प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन प्रिंसिपल, revenue is considered to have been realized when transaction has been entered, the obligations to receive the amount is realized। वो कह रहा है जैसे ही आपने रेवेन्यू को अर्न कर लिया, वो आप नोट कर लो, चाहे पैसे 10 दिन बाद आए, 15 दिन बाद आए, 30 दिन बाद आए, तब की तब देखेंगे। अभी हमने कमा लिया, वो नोट करना पड़ेगा। ये हमारा है रेवेन्यू रिकग्नाइज प्रिंसिपल। नेक्स्ट, डुअल एक्सपेक्ट। बताइए आप सबको, हर एंट्री के डबल इफेक्ट होंगे, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। बड़ा आसान है, हर एंट्री के डबल इफेक्ट होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ये बड़ा आसान सा है। तो लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एक्सपेक्ट डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल अमाउंट। इन अदर वर्ड्स, फॉर एवरी डेबिट हैड देयर क्रेडिट। तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर कैश आएगा तो मशीनरी जाएगी, अगर कुछ बेच रहे हैं तो कुछ आया तो कुछ गया, कुछ खरीदेंगे तो एसेट आ रहा है और कैश जा रहा है। तो हर चीज के डबल इफेक्ट है। डबल एंट्री सिस्टम ये हमारा गिवन है। और एसेट्स इक्वल टू क्या होता है? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये हमारा डुअल एक्सपेक्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम डील कर रहे होते हैं। सॉरी, डुअल एक्सपेक्ट के अकॉर्डिंग डील कर रहे होते हैं। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। नेक्स्ट, वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल लास्ट प्रिंसिपल है कि किसी भी ट्रांजेक्शन को अकाउंट्स में तभी रिकॉर्ड किया जाता है जब उसका वेरिफिकेशन हो सके। अगर मैं कोई मशीनरी खरीद रहा हूं तो मेरे पास बिल होगा तो ही नोट करूंगा। अगर मैं गुड्स बेच रहा हूं तो बिल होगा तो ही नोट करूंगा। अगर मैं फोन खरीदूंगा तो बिल होगा तो ही नोट करूंगा। मतलब किसी भी ट्रांजेक्शन को आप तभी नोट कर पाओगे जब उसका बिल होगा। बिना बिल के अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं करता किसी भी ट्रांजेक्शन को। तो वही कहना चाहता है ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल बेसिकली क्या कह रहा है? होल्ड द अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस मेजरमेंट विच आर बेस्ड ऑन बेसिकली वही कहना चाह रहे हैं कि आपके पास उसका एविडेंस होना चाहिए। अगर एविडेंस होगा तो रिकॉर्ड होगा, एविडेंस नहीं होगा तो रिकॉर्ड नहीं होगा। इसके लिए आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पढ़े हुए हैं, कैश मेमो, चेक, बिल, ये सब ये चैप्टर नंबर 7 में वाउचर में आता है, उससे कनेक्शन रखता है, तो याद करना पड़ेगा। मेन थे ये सारे प्रिंसिपल्स एंड एजम्पशंस। अब कई बार कुछ बच्चों के एग्जाम में ये सिलेबस में ज़्यादा बच्चों के नहीं आता, कह लीजिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत कम आपको एग्जाम में मिलेगा। ये रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसको मेंटेन किया गया है, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल फ्रॉम द कॉन्सेप्ट। इसमें बताया गया है कि आप कोई भी प्रिंसिपल या कोई भी स्टेटमेंट बना रहे हो तो ये हम इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को रूल्स फॉलो करके ही ये बनाया जाता है। तो ये हमें वो बताया जाता है, बहुत कम स्कूलों में आता है, बट फिर भी अगर आए तो लर्न कर लेना, कोई मुश्किल नहीं है, बट आ सकता है, याद करके जाना पड़ेगा। तो बड़ा आसान सा टॉपिक है ये। ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, आराम से आप कहीं भी यूज कर सकते हो। टू इम्प्रूव रिलायबिलिटी आप कर सकते हो। टू प्रिवेंट फ्रॉड एंड मैनिपुलेशन नहीं हो सकती तो उसके लिए बनाते हैं। टू हेल्प ऑडिटर्स को हेल्प होगी क्योंकि आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होगा, सबके लिए बराबर होगा, तो आराम से चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे एग्जांपल मैंने आपको कोई फॉर्मेट दिया हुआ कि इसी फॉर्मेट में आपको बैलेंस शीट बनाना है, अगर सब उसी फॉर्मेट में बनाएंगे तो मेरे को चेक करने में ईजी होगी, लेकिन अगर हर कोई अपनी मर्जी से काम कर रहा होगा तो मेरे लिए चेक करने में प्रॉब्लम होगी। ये वो प्रिंसिपल कहता है कि हर चीज सिस्टमैटिक वे से रिकॉर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कहाँ कहाँ यूज होगा तो लर्न कर लेना। खैर ज़्यादा मिलता नहीं एग्जाम्स में, बहुत कम स्कूलों में आता है, बट फिर भी याद कर लेना। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो याद करने पड़ सकते हैं, कम स्कूलों में आता है। लिमिटेशंस, एक तो मैन मेड है तो प्रॉब्लम आएगी वेरिफिकेशन में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट, तो थोड़े बहुत गड़बड़ भी है इसके अंदर। ये बहुत कम स्कूलों में आता है, बट फिर भी आप इनको लर्न कर सकते हो क्या क्या चीजें हैं। ये है आपका चैप्टर नंबर जो हमने कवर किया बेसिकली। ये मैं फिर बोल रहा हूँ बहुत कम स्कूलों में आता है, IFRS एंड ऑल। IFRS बेसिकली क्या होगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स, जिसमें हम
उन स्टैंडर्ड्स को पढ़कर इंडिया से बाहर भी वर्क कर सकते हैं। बेसिकली अगर मैं दोनों में बोलूं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट को फॉलो करता है एंड आपके जो आउटसाइडर्स हैं वो करंट वैल्यूज पे फोकस ज़्यादा करते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। अच्छे से लर्न कर लेना क्या क्या आएगा। कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी एजम्पशन डायरेक्ट आ सकता है या आइडेंटिफाई करने को आ सकता है। आइडेंटिफाई आजकल ज़्यादा चॉइस हो गई है, तो जब तक आपको पता ही नहीं होगा तो आइडेंटिफाई क्या करोगे। इसलिए 3 के 3 फंडामेंटल एजम्पशन और 11 की 11 प्रिंसिपल्स आपको लर्न करने हैं अच्छे से, ताकि आइडेंटिफाई हो सके। और ये जब सब हो जाए तो आपका ये चैप्टर तैयार हो जाएगा। 3 से 5 नंबर का फाइनल एग्जाम में या कहीं भी ये आपको मिल सकता है। 100% गारंटी है ये टॉपिक मिलने की। एंड अगर आपको समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना, ताकि और वीडियोस हम इस तरीके की बना सके। और अगर आपको और भी चैप्टर्स चाहिए तो कमेंट में आप डाल सकते हो, मैं आपके लिए और शेयर कर सकता हूं। तो ये आप कर लेना। ऑल द बेस्ट एंड ये सारा